अच्छा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश से है, ठीक है। इसमें हम जो स्ट्रक्चर होता है उस पे बात करते हैं, लैंग्वेज होती है उस पे बात करते हैं, देन जो कंटेंट होता है, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एसे के, उस पे बात करते हैं। बट इससे पहले हम जो है कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो एसे का स्टाइल है, इस सेशन का, क्लास का, वो क्या होता है, हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं। देन उससे पहले फॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वो सीखने से पहले हम देखते हैं वो कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं और आपने वो अवॉइड करनी होती हैं, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो आमतौर पर हर बच्चा कर रहा होता है ऐसे के अंदर। हमारा जो सेशन है इसका ड्यूरेशन आपको पहले बताया हुआ है कि 1 मंथ का सेशन है। आज से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ इसी डेट को हमारा इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। इसमें हमारा जो क्लासेस का रूटीन होती है ये होती है कि हम 6 दिन क्लासें करेंगे, लाइक आज से लेकर 6 क्लासें हम करेंगे, 4 दिन का फिर हमारा गैप आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 क्लासें होंगी, फिर 4 दिन का गैप, और लास्ट पे फिर हमारे 6 क्लासें, तो 17 से 18 हमारे लेक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब होता ये क्लास के अंदर ही हम काम करते हैं। आपको फॉर एग्जांपल आज सारी चीज़ें जो मैं कराऊँगा, बताऊँगा, साथ आपको हम स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाना सिखाएँगे कि आपका जब एसे स्टार्ट करना होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होती है। उस पे हम बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सब लोग क्लास के अंदर। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि वो चैट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो लिखेगा नहीं या वहाँ पे कमेंट नहीं करेगा और वो ऐसे कर लेगा, तो आई एम सॉरी, आप इस क्लास में नहीं बैठ सकते। आपको इस क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लास में काम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे और उसके बाद आप चले जाएँगे, तो आप घर में वो जो काम कर रहे होंगे उसमें गलतियाँ कर रहे होंगे। उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं होना कि वो काम आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वो गलती जो होती है आप मेरे सामने कर लेंगे, मैं उसको ठीक करा दूँगा, उसके बाद आपको इश्यू नहीं होगा घर में। आपको रोज़ाना के बेस पे टास्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी करने के लिए, जो कि आपने अगली क्लास से पहले सबमिट करानी होगी। इसी तरह हम जो है रोज़ाना के बेस पे आज हम स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आउटलाइन के ऊपर है, वो भी हम क्लास के अंदर करेंगे, साथ उसके आपको असाइनमेंट मिलेगी। देन हम इंट्रोडक्शन पे जाएँगे, उसके बाद आपकी जो बॉडी के पैराग्राफ्स हैं उस पे जाएँगे, देन लास्ट पे कंक्लूजन आता है। ये फर्स्ट वीक के अंदर हम जो है ये चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं, और जब आपको 3-4 दिन के गैप आता है तो उसमें आप 2 फुल लेंथ ऐसे कर रहे होते हैं अपने हाथ से। उससे पहले आप शॉर्ट टास्क भी कर रहे होते हैं कुछ। जब हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है उसके बाद हम जो है वो टाइप्स ऑफ एसे हैं, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, उस पे मूव करते हैं। देन हम मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ एसे आते हैं पेपर्स के अंदर, उसको उठाते हैं, पास्ट पेपर, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके डिस्कशन करते हैं। देन हम लैंग्वेज पे बात करते हैं कि आपके एसे के अंदर जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें लैंग्वेज किस तरह की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम कंटेंट पे बात करते हैं कि अब कंटेंट किस तरह का होता है, उसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, अपने एसे को जो है कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो आपके एरियाज़ हैं उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, उस पे डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, क्या आपको चाहिए होगा, कहाँ-कहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम जो है सारे फुल लेंथ ऐसे कर रहे होते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद हम सिर्फ फुल लेंथ ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हर तरह के ऐसे जो पास्ट पेपर में आए हैं, जितने भी टाइप्स के, कैटेगरीज़ के, नेचर के ऐसे आते हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है? और क्लास में भी डिस्कशन हो जाती है, आप लोग सवाल कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं, जो चीज़ें पूछनी होगी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैंने बच्चों को बताया कि हमारी पहली 2 क्लासें होती हैं वो सबके लिए फ्री होती हैं, उसके अंदर हर बंदा आ सकता है, अटेंड कर सकता है। तीसरी क्लास में सिर्फ हम उन बच्चों को रखते हैं जो फिर फीस सबमिट कराते हैं और हमारे साथ जो चलते हैं। क्योंकि 2 क्लासें इसलिए फ्री हैं कि सब लोग आएँ इसके अंदर देखें, और उनको अगर लगता है कि ये जो सिस्टम है हमारा क्लास चलाने का निज़ाम है या ऐसे का स्टाइल है, इनको सूट कर रहा है और वो इसे सीख रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो फीस सबमिट करा दें। अगर उनको लगता है कि वो यहाँ से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल भी उससे ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ क्लास से जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता उनको, ठीक है? अच्छा जी, आज का जो हमारा क्लास है, लेक्चर है, उसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? जी, मेरे पास एक शॉर्ट सा इसका जो सिनॉप्सिस है, नंबर 1 के हम ये देखते हैं कि एसे में लोग क्यों फेल होते हैं, वो क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से फेल होते हैं। देन हम छोटा-सा जो है वो देखते हैं कि सीएसएस और पीएमएस कैसे, उसमें कोई फ़र्क होता है, अगर होता है तो कहाँ पे कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम आमतौर पर जो आपका सीएसएस पीएमएस में एसे होता है और बाकी एसे होते हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है और हमने क्या करना होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसे, टॉपिक्स की जो होती हैं हमारे पास, जो आ रहे होते हैं, जो हमने तैयार करने होते हैं, उसको हमने देखना होता है। उसके बाद कि एग्ज़ामिनर की क्या अप्रोच होती है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। लाइक बच्चों में एक कन्फ्यूजन ये होती है कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, लाइक किस तरह का ऐसे पास हो सकता है, क्या चीज़ें होंगी ऐसे में तो पास हो जाएगा, या किन चीज़ों से ऐसे फेल होता है, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो सीएसएस में ऐसे आते हैं, किस कैटेगरी के, किस नेचर के, किस टाइप्स के आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, के हमारे पार्ट्स ऑफ ऐसे, और यहीं से हम स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं।
अच्छा जी, मैं आपको जो कॉजेज़ ऑफ एस्से है फेलियर की जो रीज़न्स हैं, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ यहाँ पर, ये आपके सामने लिखी हुई है। जब मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया तो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने एक बात हमें समझाई थी। उन्होंने एक एक फ़िक्रा कहा था, वो कहते हैं कि देखो पेपर 11 होते हैं सीएसएस पीएमएस में और इम्तिहान 1 होता है और वो होता है एस्से का। ठीक है ना? ये बात बहुत गहरी बात है, इसको बहुत से लोग समझते नहीं हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका एस्से है ना, वही आपका इम्तिहान है। सीएसएस हो या आपका पीएमएस है, उसके अंदर अगर आपका इम्तिहान होता है, तो सिर्फ़ एस्से का होता है। अगर वो पास करते हैं, दैट मीन्स कि आप इम्तिहान पास कर जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 98% 99% केसेज़ में जो लोग एस्से पास करते हैं, उनका सीएसएस या पीएमएस पास हो जाता है। तो ये फ़िक्रा, ये सेंटेंस है, ये एक उनके बताई हुई बात है, इसको मैंने समझा और मैंने इस पे अमल किया। आप लोग भी इस बात को बड़े अच्छे से समझें और इस पे अमल करेंगे। इसका ये मतलब ये है कि आपने अपने एस्से को कभी जो है वो लाइट नहीं लेना, इसको हमेशा सीरियस लेना है, इस पे काम करना है, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, फ्लॉज़ हैं। इवन 2 दिन पहले जब पीएमएस केपी का एस्से का पेपर आया और बच्चों के होश उड़ गए। इवन जो टीचर्स थे बहुत सारे, वो भी कन्फ्यूज़ थे कि ये क्या हो रहा है, लाइक उस तरह के ऐसे बच्चों को नहीं करवाए गए थे। तो आपको तैयार होना पड़ता है। और ऐसे जब आता है तो ज़ाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपने उसे करना होता है। या तो आप उसे करेंगे या आप पेपर से उठ के जाएँगे। अगर आपने करना है तो दैट मीन्स कि आप उससे पहले काम करके आएँ, अपना बैकग्राउंड पे अपनी मेहनत करें, अपनी प्रैक्टिस करें, हर तरह के ऐसे करें ताकि आपको पेपर के अंदर वो उन 3 घंटों में आपको इश्यू ना हो। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने एस्से को जो है बहुत सीरियस लेना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि एस्से में फेल होने की क्या रीज़न्स हैं। ठीक है ना? कि बच्चे या स्टूडेंट्स एस्से में क्यों फेल हो जाते हैं। अब देखें, ये जो रीज़न मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ना सुनी हो, ना पढ़ी हों। होता ये है कि जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं, उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं कि एस्से में फेल होने के रीज़न्स हैं, वो कुछ और हैं। जब मैंने अपनी तैयारी की और अपना एनालिसिस किया और मैं इस फ़ेज़ से, इस जर्नी से गुज़रा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें मार्केट में या बुक्स के अंदर आपको मिलती हैं, वो उससे असल चीज़ें जो है उससे मुख्तलिफ हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सीएसएस में या इस तरह के एग्ज़ाम्स में बड़ी मिथ्स पाई जाती हैं। आपने उन मिस से बचना होता है। तो मैंने अपने एनालिसिस और अपने टीचर्स का जो नॉलेज था, उनसे जो सीखा और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो वो गलतियाँ करते हैं, मेरे से पढ़ते हैं और जो मेरी अपनी गलतियाँ हैं, उससे मैंने कुछ चीज़ें निकाली कि वो क्या रीज़न्स हैं, जिसकी बिना पे बच्चे ऐसे में फेल होते हैं। वो आपके सामने है। नंबर 1, ऐसे में लोग इसलिए फेल होते हैं कि ऐसे पढ़ाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती उनको। इसकी मिसाल अगेन वही ड्राइविंग वाली है कि आप क्लास में जाते हैं, आपको लेक्चर दिया जाता है और आप लेक्चर सुनते हैं 40-30 मिनट का, उसके बाद आप क्लास से बाहर आ जाते हैं। आपने कलम भी नहीं चलाया, आपने जो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? जब आप क्लास में नहीं लिखते, प्रैक्टिस नहीं करते, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो हमेशा मेरा ये स्टाइल है कि बच्चों को क्लास में जो है वो उनको क्लास में ही बिठाओ, ठीक है? और उसको क्लास में ही काम कराओ और जब वो जाएँ क्लास के बाद घर के लिए जो काम मिलेगा तो उसको उस घर के काम के लिए उसे इश्यू नहीं होगा, मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्लास में काम नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो ये समझता है कि वो रिकॉर्डिंग से या यूट्यूब से लेक्चर देखकर ऐसे कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप देख के बातें समझ सकते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप गलती कर रहे होते हैं। आप गलती करेंगे तो उसको ठीक करने वाला बंदा नहीं होगा क्लास। तो इसीलिए अपने क्लास में ही काम करना है और इसलिए इससे आपका तब पास हो सकता है जब आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। नंबर 2, ऐसे में लोग इसलिए फेल होते हैं कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना? आमतौर पर जो आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जब मैंने भी दिए तो मैंने देखा कि जैसे ही एस्से का पेपर आता है बच्चों के पास और मैंने देखा कि मेरे आस-पास जो लोग बैठे होते हैं, वो पहले 10-15 मिनट के अंदर जो है वो 10-10 सफ़े भर चुके होते हैं, ठीक है? हालाँकि मैं जो है वो अपने एस्से को प्रॉपर्ली एक उसका स्टाइल होता है, टॉपिक सिलेक्शन है, उसको ऑर्गनाइज़ करना है, रेफ़र करना है, चलाना है। तो लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं, तो उससे वो ऐसे में फेल हो जाते हैं। 2 सफ़े लिखते हैं, 3 सफ़े लिखते हैं, 4 सफ़े लिखते हैं, उसके बाद वो एक्सपोज़ हो जाता है और एग्ज़ामिनर को पता है कि ये इसने एक्सपोज़ हो जाना है। ठीक है, उसे 2 मिनट लगते हैं आपका पर्चा छोड़ने में और अगला पर्चा उठाने में। उसमें कहना है कि बच्चे आप अगले साल आ जाना। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक सिलेक्शन में भी बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। अब इसमें जो टॉपिक सिलेक्शन है, एक बड़ी डिबेट है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 कि जो बच्चे एस्से कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि जितने बाकी एस्से के स्टाइल्स हैं, एकेडमिक एस्सेज़ हैं, कॉम्पिटिशन के एस्सेज़ होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उस वो जो एस्से होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उससे आपका एस्से पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? आपको वो स्टाइल भूलना पड़ेगा, आपको उससे वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने सीएस और पीएमएस कैसे पास करना है, तो वो जो एस्से आपसे डिमांड की जाती है, जिस स्टाइल का लिखा हुआ, तो आपने वो सीखना है और वो स्टाइल मैं आपको सिखाऊँगा। आप अगर उस तरह से लिखते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर,
उसमें स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होता है, उसके अंदर एक आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, उसका कंक्लूजन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो स्टाइल फॉलो करते हैं तो आप कभी ऐसे में फेल नहीं हो सकते। नंबर 3 नंबर 4 पे ये है कि लोग ऐसे में इसलिए भी फेल होते हैं कि वो ऐसे लिखते नहीं हैं, ठीक है ना? मतलब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने पहला और अपना दूसरा ऐसे जो है एग्ज़ाम हॉल में जाके लिखा था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने तीसरा अगले साल लिख लेना आप। मसला नहीं होता कोई इस चीज़ का, ठीक है ना? अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप अपने ऐसे को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप फेल हो जाते हैं सीधा। इसमें कोई जो है वो छुपी हुई बात नहीं है कि अगर आपने एस्से को पास करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में जब आप एस्से कर रहे होते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, इवन पूरा दिन लगता है। आपने उस टाइम को 8 से 10 घंटे का जो टाइम होता है प्रैक्टिस, क्योंकि होता ये है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के आदी हो चुके हैं। हमारा बहुत टाइम हो गया हम लिखते नहीं हैं और जब हम लिखते नहीं हैं तो उससे हमारा हाथ की स्पीड, हमारी जो सोचने की स्पीड है, जो हमारे लिखने की स्पीड है वो मैच नहीं कर रही होती है और हमने क्या करना होता है कि उस स्पीड का जो गैप होता है उसे ख़त्म करना है। तो हमारी जब स्पीड वो 3 घंटे में हम ऐसे मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं, उस वक़्त हमारा ऐसे पास हो जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 5 पे लोग ऐसे में इसलिए भी फेल होते हैं कि वो एस्से को एक 20 नंबर के सवाल की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल यूँ है कि आपने करंट अफ़ेयर्स में, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक्स तैयार किए और आपने देखा कि वो एस्से में आया हुआ टॉपिक और आपने फ़ौरन से उसको उठा लिया। तो आप वहाँ फेल हो जाते हैं। होता क्या है कि जो 20 नंबर का एक सवाल होता है, उसकी डिमांड डिफरेंट होती है, एक 100 नंबर का जो एस्से है, उसकी डिमांड डिफरेंट होती है। 20 नंबर के सवाल के लिए आपको नॉलेज कम चाहिए होता है, उसपे जो है वो डेटा डिफरेंट होता है, उसके सोर्सेज़ डिफरेंट होते हैं, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। इसी तरह जो आपका एक 100 नंबर का एस्से है, जो आपका सबसे मुश्किल इम्तिहान है, सबसे मुश्किल पेपर है आपका, उसमें एक सवाल है जिसके अंदर कोई ऑप्शन भी नहीं है और आपने वो एक सवाल करना है और अगर आप उसको एक 20 नंबर के सवाल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप वहाँ फेल हो जाते हैं। अगर आपका 20 नंबर का सवाल गलत हो गया तो बस ऑप्शन है कि आप 3 सवाल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इससे गलत हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आपने इसका भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद लोग ऐसे में इसलिए भी फेल होते हैं कि अगर आप ऐसे पढ़ते हुए एग्ज़ामिनर रुक जाए, तो आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, फ़नी सी भी है, लेकिन मुझे उस्ताद ने समझाई और मुझे इस बात की समझ बाद में आई। होता ये है कि अगर आपने कुछ चीज़ ऐसी बात लिख दी है जो सिर्फ़ आप ही पढ़ सकते हैं और आप ही समझ सकते हैं, तो फिर आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। ठीक है ना? लाइक मेरे पास ऐसे आते हैं बच्चों को, इतना मुश्किल लैंग्वेज लिखी होती है, मैं उनसे कहता हूँ यार मुझे बताओ ये क्या लिखा है आपने? अब मुझे अगर किसी का ऐसे पढ़ते हुए बार-बार डिक्शनरी उठानी पड़े, हर 2 लाइन्स के बाद मुझे डिक्शनरी देखनी पड़े, तो उस ऐसे का फ़ायदा नहीं है। आप उसमें फेल हो जाते हैं। आपने ऐसी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल कर दी है जो सिर्फ़ आप पढ़ सकते हैं और आप ही समझ सकते हैं, या आपने कोई ऐसी बात कह दी है जो ग्रामेटिकली गलत है, उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर ही उसका गलत है, या आपने उसके अंदर ग्रामर की गलतियाँ कर दी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लैंग्वेज को भी ठीक करना होता है। लैंग्वेज का स्टाइल होता है कि आपने सिंपल और नेचुरल जो आपका एक ओरिजिनल स्टाइल है उसको फ़ॉलो करना होता है। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इम्प्रेस होके आमतौर बच्चे क्या करते हैं कि डॉन में जो स्टाइल अडॉप्ट होता है उसी को उठा के वो कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है वो 2 सफ़े तो लिख लेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो एक ओरिजिनल जो आपकी जो नेचुरल स्टाइल है वो सामने आएगा और आप एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो इसलिए आपने लैंग्वेज पे भी काम करना होता है और इसके हवाले से आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन नंबर 7 पे लोग ऐसे में इसलिए फेल होते हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है ना? कि आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाया और आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, कहीं जाके आपको जो है ऐसा फ़ील हुआ कि कोई ऐसी नई बात कहनी है जो आपने ऐड कर दिया। होता क्या है कि उसमें आप जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अगेंस्ट चले गए हैं या उसके अगेंस्ट आपने कोई बात कर दी है, या आप अपने ऐसे में आर्गुमेंट्स इस तरह नहीं दे सकते कि जिससे आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस साबित हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के अगेंस्ट नहीं जाना होता है, उसको डिफेंड करना होता है, उसको प्रूव करना होता है। जो आपका स्टांस है, जो आपका इनिशियली आप शुरू में लेते हैं, और आज हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक पे काम करेंगे। नंबर 8 पे लोग इसलिए फेल होते हैं कि अगर उनके जो है वो एस्से में अगर ग्रामर की गलतियाँ हैं तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना? हमारे उस्ताद हैं वो कहते हैं कि अगर आपके एस्से में पंक्चुएशन की, स्पेलिंग की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ग्रामर की गलतियाँ हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगले साल तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। तो एसए में और इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश की मुराद प्रेसी यानी कंपोज़िशन का जो पेपर होता है उसके अंदर, और इस इंग्लिश एसए में अगर आपकी ग्रामर की या लैंग्वेज की गलतियाँ हैं तो फिर वो बड़ा सीरियस मसला है। उसपे भी आपको काम करना पड़ता है और ये आपने अवॉइड करनी होती हैं गलतियाँ। नंबर 9 पे रीज़न ये है कि अगर आप किसी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक है ना?
मेरे पास ऐसे आते हैं उसमें सम टाइम एक 20 सफ़े का ऐसे लिखा होता है और एक 10 सफ़े का जो है ऐसे लिखा होता है। और उस 10 सफ़े वाले ऐसे को देख के लगता है कि ये बहुत अच्छा ऐसे है, 20 वाले में लगता है यार इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। इसने चीज़ें जो है वो डिफरेंट जगहों से उठा के या इसने जो है वो एक बड़ी फ़िक्टिशियस किस्म का जो है इसने स्टाइल अडॉप्ट किया है। तो अगर आपके ऐसे में ओरिजिनैलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, आपका अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं है, जैसे आप लोग अपने कपड़े ही पहनते हैं, अगर आप किसी और कपड़े पहनते हैं तो वो फ़ील हो जाता है कि आपने किसी और के पहने हुए। इसी तरह अगर आप किसी और की लैंग्वेज, किसी और का स्टाइल में लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि अगले बंदे को लगता है कि ये इसका अपना स्टाइल नहीं है। तो आपने लैंग्वेज जो आपकी राइटिंग स्किल है, जो आपका राइटिंग स्टाइल है, वो आपका नेचुरल होना चाहिए। जिस तरह आप लिखते हैं उसी को लिखेंगे आप। इसके बाद ऐसे में लोग इसलिए भी फेल होते हैं नंबर 10 में कि उनके आउटलाइन के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता और जब लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता तो वो पूरे ऐसे में कोहेरेंस नहीं होती। अगर आपके ऐसे में कोहेरेंस नहीं है, तो आप फेल हो जाते हैं। आपके जो एस्से के बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ दूसरे से अलग होगा, दूसरा तीसरे से अलग, ऐसा नहीं है। तमाम पैराग्राफ्स जो होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्शन कैसे बनता है, वो हम देखेंगे। अगर आपके ऐसे में वो कनेक्शन नहीं है, कोहेरेंस नहीं है और पैराग्राफ्स आपस में लिंक्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो आपका एस्से फेल हो जाता है। इसके अलावा नंबर 11 पे लोग इसलिए इस समय इसलिए भी फेल होते हैं कि वो रफ वर्क नहीं करते। जो मैंने शुरू में बताया था कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं और बैठते हैं और आपके आस-पास ऐसे-ऐसे अफ़लातून बैठे होते हैं कि वो पहले 5-10 मिनट में 10-10 सफ़े भर लेते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होता है वो फेल हो जाते हैं। अगर आप अपने एसे को प्लान नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रॉपर रफ वर्क नहीं करते, आप उसको ऑर्गनाइज़ नहीं करते तो आप फेल हो जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि आपने जब ऐसे करना होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में काम होता है, रफ वर्क होता है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनती है, आपकी आउटलाइन होती है, इवन आपका इंट्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें रफ में होती हैं, उसके बाद आके अपना ऐसे स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें रफ में करने के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपका टाइम का इश्यू ना बने। बेसिकली आप 30-40 मिनट ये रफ वर्क में करते हैं, 2 घंटे में आपने ऐसे करना होता है और आपने 5 या 7 मिनट में उसको प्रूफ रीड करना है ताकि कोई गलतियाँ हैं स्पेलिंग की, ग्रामर की, फैक्ट्स की, डेटा के हवाले से तो वो ठीक हो जाएँ उसके अंदर। तो आपकी स्पीड इसमें बहुत मैटर करती है और आपका रफ वर्क भी मैटर करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब इतने रीज़न्स हैं लोगों के ऐसे के फेल होने के, तो इसका हल क्या है? भई इसका हल एक है, जिसको हम कहते हैं फ़िरका चालीसिया, कि आप लोगों ने एसे में 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन अक्सर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। अगर आपका एसे में टारगेट 70 नंबर लेने का है, तो वो क्या होता है कि वो जो ज़ीरो है कभी शुरू में आ जाएगा। ठीक है? तो आपने हमेशा बड़ा रियलिस्टिक लेना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके 12 पेपर्स हैं और उसमें सबसे लीथल और सबसे जो रिस्की सब्जेक्ट है, पेपर है, वो आपका एसे का होता है। अगर आपने एसे पास कर लिया, तो आपने इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन अगर आपने एसे फेल किया, तो आपने इम्तिहान फेल किया। बहुत सारे लोग हैं, वो ज़िंदगी भर उनको ये अफ़सोस रहता है कि काश उनका एसे पास हो जाता, काश उनका एसे पास हो जाता। अब इसका क्या हल है कि आप लोगों ने बड़ा रियलिस्टिक रहना है। आपने अपने जो गोल्स रखने हैं ऐसे के हवाले से वो 40 नंबर के हैं। टॉप 20 को उठा लें इस साल के, जिन लोगों ने वाली लोकेशंस ली हैं इस साल, उनमें से टॉप 20 को उठाकर देख लें, आपको मेजॉरिटी 80 टू 90% लोग जो हैं टॉप 20 में, उनके नंबर कितने हैं? 40, 42, 40, 42, इससे ऊपर नंबर नहीं है। भई आपने सिर्फ़ इससे पास करना है, 40 नंबर लेने हैं। आप इससे ऊपर जो लेके जाएँगे वो आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है और आपका जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको। लेकिन आपने बेसिकली हमेशा याद रखना है कि आपने इससे मतलब 40 नंबर लेने हैं। अगर आप 40 नंबर ले लेते हैं तो आपकी गेम बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप 40 नंबर नहीं लेते और 39 पे गिर जाते हैं, फिर बड़ा मसला हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आपने जो है वो 40 नंबर का गोल रखना है हमेशा। अच्छा जी, अब चलते हैं हम कि आमतौर पर जो आपका सीएसएस और बीएमएस कैसे, उसमें फ़र्क क्या होता है? इसको हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं लेकिन डिटेल में हम इसको बाद में जो है कवर करते हैं। क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं करते, आपको समझ नहीं आती, ठीक है? इसलिए मैं जो है यहाँ पे थोड़ा-सा लिखा है। अब देखें, जो आपका आमतौर पर जो मेजर डिफरेंस है ना सीएसएस और बीएमएस में, वो होता है लेंथ का। ठीक है? सीएसएस में आपसे डिमांड ये होती है कि आपने 2500 और 3000 वर्ड के बीच में कैसे लिखना होता है। जबकि पीएमएस में एग्ज़ामिनर ये कहता है कि आपने जो है वो 1200 से 1500 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। दैट मीन्स कि वो एक तकरीबन हाफ़ हो जाता है। शॉर्ट ऐसे होता है आपका 1200-1500 वर्ड का और वहाँ 2500 वर्ड का ऐसे होता है। नंबर 2 डिफरेंस ये होता है कि पीएमएस में आपको 2 घंटे मिलते हैं ऐसे के लिए, जबकि सीएस में 3 घंटे होते हैं। ठीक है? ये फ़र्क है। नंबर 3, आमतौर पर जो मेंटोर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो पीएमएस का एसे है उसमें एग्ज़ामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आपने फ़ॉलो करना है।
उसके आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते। लाइक आपके पास ऑप्शंस नहीं है उसके अंदर। जो स्टेटमेंट दी गई है आप उसी के साथ जाएँ, जो उसने बात कही आप उसको फॉलो करें। जबकि सीएसएस में ये होता है कि जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। यू कैन प्ले विद इट, ठीक है ना? आप उसके साथ जो है मुख्तलिफ स्टाइल में आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में जाकर देख सकते हैं और अपने ऐसे को डिफरेंट वे में प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने पीएमएस में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना होता है, जबकि सीएसएस के ऐसे में आपने जो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है उसको फॉलो करना होता है। ये चीज़ें मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आमतौर पर जो ऐसे होते हैं उसमें 2 टाइप्स आते हैं ऐसे के, ठीक है ना? अगर आप पिछले 50 साल के, 10 साल के या 20 साल के ऐसे को उठा के देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स मिलते हैं वो 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं उसमें से आते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं कि ओपन एंडेड एसेस, ठीक है? और नंबर 2 जिसको हम कहते हैं क्लोज़ एंडेड एसेस। अगर आप 2022 का ऐसे उठा के देख लें, तो उसके अंदर 2 टॉपिक्स के अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्या थे? ओपन एंडेड टॉपिक्स थे। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे टॉपिक्स जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दिया होता है कि आप अपनी मर्जी से अपना ऐसे चला सकते हैं। ओपन एंडेड वो ऐसे होते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिकली डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एग्जामिनर ने ये इतना सा जो है स्टेटमेंट दे दी, इतनी सी बात लिख दी है, उसने कहा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब उसने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप जो चाहें इसके अंदर लिखें, लेकिन लिखना क्या है वो बेसिकली आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आपके पास है कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर ये उसने दे दिया है, अब इसके ऊपर आप कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। आप बाउंड नहीं हैं, आप अपनी जो है वो मर्ज़ी से कुछ भी उसके अंदर लेके आ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, डायमेंशंस नहीं दी गई होती हैं और एग्ज़ामिनर आपको बाउंड नहीं करता, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड एसेस। उसके बरक्स वो टॉपिक्स जिसके अंदर डायमेंशन दी गई होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्लोज़ एंडेड एसेस। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं वो अगर टॉपिक इस तरह से है कि वुमेन डेवलपमेंट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ह्यूमन एम्पावरमेंट। फॉर एग्जांपल प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर आप इन टॉपिक्स को देखें तो इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है, आपके पास अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। एग्जामिनर ने बेसिकली आपको जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिमिट कर दिया है कि आपने इन चीज़ों पे ही ऐसे करना है। आपने ग्लोबलाइजेशन के प्रोस एंड कॉन्स बताने हैं, आपने कुछ और नहीं बताना। उसकी हिस्ट्री पे या उसका जो स्टोरी है उसके ऊपर आपने नहीं जाना। इसी तरह अगर टॉपिक आता है कि डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस गो हैंड इन हैंड। अब दैट मीन्स कि आपको इस टॉपिक को फॉलो करना है और जो बात इसने कही है वो आपने जो है वहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली आपके पास जब ऐसे के टॉपिक्स आते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में, नंबर 1 ओपन एंडेड होते हैं जिसके में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं, ठीक है? नंबर 2 वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर एग्ज़ामिनर आपको ऑप्शन नहीं देता, आपको बाउंड कर देता है, आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज़ एंडेड। आपके पेपर में हर तरह के ऐसे आते हैं, नंबर 1 से भी आते हैं, कैटेगरी नंबर 1 से भी आते हैं और नंबर 2 से भी आते हैं, ठीक है? इनकी हैंडलिंग डिफरेंट होती है, इन करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे आते हैं, लाइक कौन-कौन से ऐसे फ़ेवरेट एरियाज़ हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट कॉमन एरियाज़ हैं जिसमें ऐसे आते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो वो 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। नंबर 1 एक वो हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसको कहते हैं नेशनल जो डोमेस्टिक इश्यूज़। इंटरनेशनल जो ग्लोबल इश्यूज़ वो होते हैं जिनकी ग्लोबल स्कोप होता है, जिनका जो आउटरीच होती है ग्लोबल होती है। वो पूरी दुनिया के हवाले से जो है वो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन के हवाले से कोई ऐसे आ गया, तो ऐसा लाज़मी नहीं कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान स्पेसिफ़िक होगा। वो पूरी दुनिया के हवाले से भी हो सकता है, ग्लोबली उसका जो है आउटरीच हो सकता है, स्कोप उसका ग्लोबल हो सकता है। इसी तरह डेमोक्रेसी है, क्लाइमेट चेंज है, वॉर और पीस के हवाले से आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे से आते हैं। ये बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बेसिकली पाकिस्तान स्पेसिफ़िक नहीं होते। तो आपने जब तैयारी करनी होती है तो आपको हर तरह के टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। लेकिन जो एरियाज़ हैं मेजर यही होते हैं। लाइक डेमोक्रेसी है, वुमेन है, फेमिनिज़्म है, जेंडर इक्वालिटी है, पॉवर्टी है, करप्शन है, गुड गवर्नेंस है, इकोनॉमी है। इसी तरह जितने भी नए-नए टॉपिक्स आते हैं वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। नंबर 2 में हमारे पास डोमेस्टिक इश्यूज़ आते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ़ पाकिस्तान स्पेसिफ़िक होते हैं।
लाइक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात हो सकती है, पाकिस्तान में जो गवर्नेंस की क्राइसिस है उस पर बात हो सकती है, पाकिस्तान में करप्शन है उस पर बात हो सकती है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से हमारे जो वाटर के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर बात हो सकती है, क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान स्पेसिफिक कर सकता है वो। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जो दोनों कैटेगरीज में आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल के अंदर भी आ रहे होते हैं, डोमेस्टिक में भी आ रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक होते हैं और आपको हर साल ऐसे के अंदर पाकिस्तान से रिलेवेंट टॉपिक्स ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ या पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने हर तरह के टॉपिक्स को तैयार करना होता है। उसके बाद चलते हैं हम कि जो एरियाज़ हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि मेन डेमोक्रेसी है, वुमेन है, क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग है, उसके बाद इकोनॉमी है, एजुकेशन, इस्लामोफोबिया, वाटर। ये छोटी सी लिस्ट है मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सारे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करनी है, वो ये है कि 2016 बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस साल जो है वो आपका सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, 2016 में फर्स्ट टाइम जो है वो जब सिलेबस चेंज हुआ तो एग्ज़ाम हुए थे, और उसके बाद से 2017 में जो एसए का पेपर आया था बहुत ही मुश्किल था। सीएसएस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसमें कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम था वो। उसके बाद से मैंने ये देखा है कि जो एग्जामिनर है वो आम तौर पर जो एसए के टॉपिक्स आते रहे हैं उससे हट के बात कर रहा होता है। लाइक अब 2022 का जो अभी पीएमएस का एग्जाम हुआ है, कभी मैं उसको आप उठा के देख लें। ठीक है ना, इसी तरह आप 2017 को उठा के देख लें, 2022 को उठा के देख लें आप। तो आपको हर साल जो है एग्जामिनर एक डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट डायमेंशंस में जाके एसए लेकर आता है वो। ठीक है, अब उससे आपने कैसे डील करना है, आपने कैसे तैयारी करनी है कि आप जिस तरह का एसे आया तो आप उससे हैंडल कर सकें। अब उसका हल ये होता है कि आप जिस तरह के एग्जामिनर आपको टॉपिक्स दे रहे हैं, आप उस तरह के टॉपिक्स को ही प्रैक्टिस करें। एक ज़माना था, एक वक़्त था कि जो है बहुत ही ओपन एंडेड और बहुत सिंपल किस्म के एसे आते थे। उसमें इंटरनेट इतना दूर नहीं था, लाइक उसमें इतना वायरल नहीं था। अब जो है वो हर बंदे के पास जो है वो मोबाइल है, इंटरनेट है, उस पास एक्सेस है। वो जो चाहे कर सकता है, देख सकता है। अब एग्जामिनर ने भी इस चीज़ को देखा है कि अब हर बंदा जो है अपने घर पे बैठ कर तैयारी कर रहा होता है। तो अब इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेसिबल हो चुकी है कि एग्जामिनर को जो है वो आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। ठीक है ना, अब वो नए टॉपिक्स लेकर आता है, ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर लोग रिसर्च नहीं करते, जिसके ऊपर जो है वो आम तौर पर उसे एक बच्चा इग्नोर कर सकता है। तो आपने उन तमाम डायमेंशंस को, उन तमाम एरियाज को टच करना होता है, उनकी तैयारी करनी होती है, उस तरह के ऐसे को तैयार करना होता है। एक और चीज़ जो है कि एग्जामिनर पहले एक किसी पर्टिकुलर खास एस्पेक्ट पे या टॉपिक के ऊपर ऐसे देता था। अब वो क्या करता है कि वो दो टॉपिक्स को कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, अब उसने डेमोक्रेसी और एजुकेशन को कंबाइन कर दिया। इसी तरह उसने कहा कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट वॉर। ठीक है, तो अगर आप पेपर्स को उठा के देख लें 2016 के बाद से, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं, बहुत ही यूनिक किस्म के एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं। तो इनको हैंडल करने का तरीका ये है कि आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है वो तो आप कर रहे होते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड एरियाज हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं, उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है, और इंशाल्लाह मैं आपको इस सेशन में वो भी कराऊंगा ताकि आप लोग उस काबिल हो जाएं। उसके बाद हम चलते हैं कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो एसए का एग्जामिनर है वो हमेशा आपके लिए सरप्राइज लेकर आता है। ठीक है ना, 2022 का जो पीएमएस का एसए हुआ है वो बच्चे यही कह रहे हैं कि इट वाज क्वाइट शॉकिंग, कि हमारे लिए बहुत शॉकिंग था ये। बिल्कुल ऐसा है, जब मैंने खुद देखे उसको ऐसे के टॉपिक्स, तो मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा। तो आपने इस बात के लिए तैयार रहना है कि एग्जामिनर एसए के अंदर आपके लिए सरप्राइज लेके बैठा होता है। ठीक है, टॉपिक्स बिल्कुल नए आते हैं, एरियाज वही हो सकते हैं, लेकिन डोमेन्स, डायमेंशंस, टॉपिक्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं ट्विस्ट हो सकती हैं, और वो स्टार्ट में ऐसा लगता है कि बहुत पजलिंग है, बहुत परेशान करना, शॉकिंग है, लेकिन अगर आप उसको बड़ी केयरफुली देखते हैं, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, तैयारी की है, हर तरह का ऐसे हैंडल करना सीख लिया है, तो उसके बाद आपके लिए इशू नहीं होता। ठीक है, तो आपने बट ये याद रखना है कि आपके लिए सरप्राइज होता है हमेशा ऐसे के अंदर। अच्छा जी, अब ये है कि जो मैंने बता दिया कि सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो यही है कि आपको हर तरह के ऐसे करने पड़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपका एक ऐसे का जो स्टाइल है करने का वो ठीक होना चाहिए, स्ट्रक्चर। नंबर 2,
आपको हर तरह के डिस्क्रिप्टिव, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, आर्गुमेंटेटिव ऐसे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद सिंगल ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर वो आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद दो दो डिफरेंट डोमेन्स को, जो टॉपिक्स को मिला के कंबाइन करके जो मुश्किल स्टेटमेंट्स होती हैं कम्प्लेक्स, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इस काबिल होती हैं कि आप ऐसे को पास करें। तो हम इस सेशन के अंदर उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ीद जाने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछना है कि कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि आउटलाइन जो होती है वो आपके एस्से का हिस्सा होती है कि नहीं होती? क्या लगता है आप लोगों को कि जो आपकी आउटलाइन होती है वो आपके एस्से के स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है कि नहीं होती? जी आई थिंक शाबाश। सो होती है सर। मेरे ख्याल में सर नहीं होती सर। सर आउटलाइन ऐसे का हिस्सा होती है। ओके, तब जब आपके सवाल की तरफ आएंगे इस कॉर्नर पे देखते हैं। आयशा कहती हैं यस, आउटलाइन जो है वो ऐसे का हिस्सा होती है। अब्दुल्ला कहते हैं होती है। जी बाकी लोग बताएं, शाबाश। आपको क्या लगता है कि आपकी जो आउटलाइन होती है वो क्या आपके हिस्से का हिस्सा होती है कि नहीं होती? शाबाश। मुझे देखना है कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन सो रहा है। यस सर, इट इज़ पार्ट ऑफ हिस्सा। ये कौन है यार? प्लीज़ नाम बता दें। अगर आप अपने नाम से आया करें तो बहुत आसानी हो जाएगी मुझे। इट्स पार्ट ऑफ हिस्सा, एहसान कहते हैं। ठीक है, तजब तजब कहते हैं नहीं होती। अच्छा जी, ठीक है। सर्विसेज बेस्ड ऑन आउटलाइन, आमना कहते हैं ठीक है, शुमैला कहती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एसे। ओके, अब्दुल्ला इज हियर इज पार्ट ऑफ एसे। ओके ओके अब्दुल्ला, इस पार्ट ऑफ आवर एसे। ठीक है, नविश कहती हैं थिंक सो। नहीं जनाब, इसका जवाब ये है कि आपका जो आउटलाइन होती है वो आपके एसे का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, आपका जो एसे होता है ना, उसके जो फॉर्मल पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन होता है, नंबर 2 बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं, और नंबर 3 आपका कंक्लूजन होता है। अब इसका ये मतलब ही है कि जब आपकी आउटलाइन आपके एसे के जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है तो फिर आउटलाइन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि जो आउटलाइन है वो आपके एसे के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होती। दैट मीन्स कि आप बगैर आउटलाइन के भी ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, बगैर आउटलाइन के भी लोगों ने ऐसे पास किए हैं, लेकिन हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते, हमारी ऐसे पे इतनी कमांड नहीं होती कि हम बगैर आउटलाइन के ऐसे को पास कर सकें। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए हम लोग जो है वो एक आउटलाइन बनाते हैं और उस आउटलाइन को फॉलो करके हम अपना ऐसे करते हैं। आउटलाइन से क्या होता है कि हमारा ऐसे प्लान हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और हमारा तकरीबन जो 40-50% काम है वो पहले हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हमने उन आइडियाज़ को उठाना है और उनको एक्सप्लेन करना होता है, और उनके ऊपर हमने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आउटलाइन आपके ऐसे का हिस्सा है या नहीं है, तो आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। अब चलते हैं कि आपका जो एसे होता है उसके अंदर क्या चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, एग्जामिनर क्या चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है ना, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपका एसे फेल या पास होता है। अगर आप 2016 के बाद से लेकर अब तक, तो कोई 3-4 साल उसने एग्जामिनर ने रिपोर्ट्स इशू की हैं, पब्लिश की हैं एफपीएससी ने। अगर आप एसए के जो एग्जामिनर है उसकी रिपोर्ट्स को उठा के देखें तो उसमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 लैंग्वेज, और नंबर 3 एसए का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, क्या मतलब है, इसे क्या मुराद है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका कंटेंट। कंटेंट से मुराद आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके आइडियाज़, आपके आर्गूमेंट्स, आपका डेटा, आपके रेफरेंसेस, कोटेशंस, फैक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो आपका कंटेंट है, ये इसका हिस्सा होती हैं। यानी कि जो ओवरऑल आपका नॉलेज है, जो आपने इंफॉर्मेशन उसके अंदर यूज़ की है उस एस्से को लिखने में किसी एक टॉपिक के ऊपर, वो कितनी अपडेटेड है, कितनी वेल रिसर्च्ड है, और वो कितनी रिलेवेंट है। ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे में क्या होती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कंटेंट होता है। तो आपके ऐसे में जो कंटेंट होता है उसकी जो वेटेज है वो 40% होती है। नंबर 2, जो आपकी चीज़ होती है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज से मुराद कि आपने वो जो ऐसे लिखा है, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज दी है, आर्गूमेंट्स दिए हैं, इनको लिखने के लिए जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो ठीक है कि नहीं है। आपकी लैंग्वेज में ग्रामर के, स्पेलिंग के, पंक्चुएशन के,
इस तरह के इश्यूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है कि एक बंदे ने एक जो है बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, उसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, उसका कंटेंट भी ठीक है, लेकिन जब वो सेंटेंसेस लिखता है तो उसके अंदर बहुत गलतियां कर रहा होता है ग्रामर की। और आप भी फील करते हैं कि अगर आप किसी कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ें जिसके अंदर ग्रामर की या स्पेलिंग की या इस तरह की गलतियां हों, सेंटेंसेस की गलतियां हों, तो आपको फील होता है यार ये बहुत अजीब लग रही है पढ़ते हुए। यही मिसाल आपके ऐसे की होती है। तो आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। आपने आगे जाके अफसर बनना है, आपने एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करना है, तो आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी लैंग्वेज मस्ट बी एडिकेट, मस्ट बी करेक्ट, उसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 जो आपका है वो है एसे का स्ट्रक्चर। अब देखें, आप लोग, मैं मिसाल लेता हूँ कि आप लोग जो है कहीं जॉब करनी होती है किसी प्राइवेट इदारे में या किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमारा ये टेस्ट पास करेंगे तो हम आपको जॉब देंगे। इसी तरह एफपीएससी ये कहता है कि अगर आप ऐसे पास करेंगे, और इससे अभी हमारे स्टाइल से जो हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं, अगर आप उस स्टाइल से ऐसे लिखते हैं और आप लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो हम आपको पास कर देंगे ऐसे बंदे। वो जो स्टाइल है एफपीएससी का रिकमेंडेड, उसको हम कहते हैं ऐसे का स्ट्रक्चर। या लाइक आपने एक आउटलाइन बनानी है तो कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे होगा, दरमियान में क्या है, एंड कैसे करना है। बॉडी के पैराग्राफ्स हैं तो वो स्टार्ट कैसे है और हो रहा है, उसका एंड कैसे हो रहा है, वो बॉडी के पैराग्राफ्स में कोहेरेंस कैसे आएगी, उसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रक्चर कैसे है, ट्रांजिशन कहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके ऐसे के स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। अब हम थोड़ी सी यूँ देखते हैं कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे का कंटेंट बहुत अच्छा है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे का स्ट्रक्चर खराब है, फॉल्टी है, मसला कर रहा है उसके अंदर, तो उसका ऐसे फेल हो जाएगा। यानी कि कंटेंट अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, ऐसे फेल हो जाएगा। नंबर 2 सिनेरियो ये है कि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है उसका, लेकिन कंटेंट, उसका जो नॉलेज है रेलिवेंट नहीं है, आइडियाज उसके उसके अंदर जो है वो बहुत ही पुराने, उसके अंदर उसने फैक्ट्स लिख दिए हैं, डेटा दे दिया है, जब बातें उसकी रेलिवेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग किस्म के आर्गूमेंट्स नहीं है, ऐसे फेल हो जाएगा उसका। नंबर 3 के उसका जो कंटेंट है, ठीक है, वो भी अच्छा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है, लेकिन जो उसने बातें की हैं वो ग्रामेटिकली जो है गलत है, तब भी ऐसे फेल हो जाएगा। तो बेसिकली आपने इन 3 चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। जो आपकी कंटेंट है, आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपका स्ट्रक्चर है, ये तमाम चीज़ें ठीक होनी चाहिए और इनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। आपके एस्से को पढ़ने के बाद किसी को ये फील ना हो कि इसमें कंटेंट हेवी हो रहा है, या इसमें जो है लैंग्वेज हेवी हो रही है, या इसमें स्ट्रक्चर हेवी हो रहा है। स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए, साथ फ्लो होना चाहिए, कंटेंट आपका ठीक होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं अपने एस्से में प्रैक्टिस के ज़रिए, तो आपका एस्से फेल नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जो आपके एस्से की टाइप्स होते हैं उसको हम देखते हैं। आम तौर पर आप लोग कहते हैं कि जो एस्से होते हैं आपके थीसिस में वो 3 तरह के आते हैं। नंबर 1 एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव एस्से हो सकते हैं। ठीक है? अगर आप किसी भी 1 साल के पेपर को उठा के देख लें तो आपको ये 3 तरह के एस्से नज़र आते हैं। नंबर 1 एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव एस्से होते हैं। नंबर 2 आर्गुमेंटेटिव होते हैं, और नंबर 3 लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट एस्से होते हैं। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट या लिटरेरी एस्से है, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ आर्गुमेंटेटिव एस्से। इसको जो एक्सपर्ट्स हैं या टीचर्स हैं वो यही कहते हैं कि जो लिटरेरी एस्से होते हैं वो भी आर्गुमेंटेटिव एस्से की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं बेसिकली, एक डिस्क्रिप्टिव एस्से और एक आर्गुमेंटेटिव एस्से। डिस्क्रिप्टिव एस्से और आर्गुमेंटेटिव में बहुत फ़र्क होता है। वो हम डिटेल में, हमारी क्लास होती है, स्ट्रक्चर जब हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी हैंडलिंग पे आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एस्से, उसकी पहचान कैसे करनी होती है, वो क्या होता है, किस तरह के टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और आप लोग इस काबिल हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई टॉपिक आपको देंगे तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव है, ये आर्गुमेंटेटिव है। और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी हैंडलिंग भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है? तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जाएँगे। लेकिन हमारा इस सेशन में फ़ोकस होता है वो 2 तरह के ऐसे, डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव, हमने इन पे काम करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सीएसएस कैसे को उठा के देख लें, आपको तकरीबन 7 से 8 टॉपिक, 7 से लेकर 8 टॉपिक आपको हर साल ऐसे में इन 2 कैटेगरीज़ में मिलते हैं। ठीक है ना? लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हार्डली 1 या 2 ऐसे आता है। ठीक है? वो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ऐसे होता है, उसको हम टच नहीं करते। हमने ऐसे बस करना है, 40 नंबर लेने हैं, तो हमने अपना सेफ रहने के लिए हमने जो है 2 तरह के ऐसे करने होते हैं, और उसमें हमारे पास ऑप्शन इतने होते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, किसका मैसेज आया हुआ है? हाँ, आगे सवालों की तरफ आएँगे एंड पे।
मैं आऊँगा उसकी तरफ आऊँगा। अच्छा जी, हम चलते हैं अब थोड़ा-सा जो है वो हम डिस्कशन को आपके एस्से के जो सेशन है उसकी तरफ लेके जाते हैं। अभी हमने जो बातें की हैं वो थोड़ा-सा एक एस्से के बारे आप यूँ समझ लें कि ओवरव्यू था। वो जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज़ होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं वो कैसे आपने उनसे बचना होता है। फिर उसके बाद एस्से के बारे में कि उसकी टाइप्स होती हैं, टॉपिक्स की कैटेगरीज़ होती हैं, उसकी नेचर, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम थोड़ा मूव करते हैं एस्से के स्ट्रक्चर की तरफ। जो आपका एसे है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया। नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है, नंबर 2 आपके बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं और नंबर 3 आपका कंक्लूजन होता है। उससे पहले आउटलाइन आती है जो बेसिकली आपके एसे का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हम करते हैं उसको और हम स्टार्ट भी आउटलाइन से ही करते हैं अपने एसे। लेकिन आउटलाइन करने से पहले एक काम हमने और करना होता है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? आप लोग मुझे बताएँ कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक क्या होती है? जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक भी कहते हैं। आप सब मुझे बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से क्या मुराद है? शाबाश, चैट में बताएंगे आप लोग। जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैं उससे जो है उसका नाम लेके उसे बताऊंगा कि आपने क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो बड़ा एक्टिव रहना है क्लास के अंदर, काम करना है क्लास में। शाबाश, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक क्या होती है? इस स्टेटमेंट से क्या मुराद होता है? आप लोग जब सुनते हैं कि आपके एसे के अंदर जो है वो स्टेटमेंट होना चाहिए या आपके एसे के अंदर थीसिस होना चाहिए, तो उससे क्या मुराद है? क्या समझते हैं आप? उससे क्या मतलब मिलता है आपको? जी शाबाश, आप लोग बताएं। सर आप मुझे टाइप करके बताएं, तो ये टाइप करना है, आपने बोलना नहीं है अब, ठीक है? आप लोग बता। हाँ जी, शाबाश शाबाश, सब लोग बताएं। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले आया है सबसे पहले आयशा ने बताया कि ओवरव्यू होता है ऐसे का मीन, हम ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं। ओके, अच्छा जी। अच्छा, उजाला कहती हैं कि अवर स्टांस इज थीसिस स्टेटमेंट। ओके, अब्दुल्ला कहते हैं सर हमारा व्यू प्लस वे फॉरवर्ड। ओके, स्टेटमेंट दैट डिफाइंस स्कोप ऑफ एसे टॉपिक। ओके, अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि मीन्स के हम ऐसे को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ओके, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ योर सिलेक्टेड टॉपिक। अच्छा जी, ठीक है। नवेश कहती हैं कि मेन पॉइंट ऑफ द राइटिंग। ओके, आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अच्छा जी, ये जितनी भी बातें की हैं आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मुकम्मल जवाब मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने एक चीज़ बताई है तो किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के बारे में वो कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से बनती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब लोग बोर तो नहीं हो रहे? कोई बच्चा अगर लगता है किसी को थक गया है या किसी को बोर हो रहा है तो मुझे बता दें। हमारी इनिशियल जो क्लासेस होती थोड़ी सी लंबी होती हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है क्लासेस को शॉर्ट कर लेते हैं। जी शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वी कैन टेक दिस पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हाँ जी, आपका स्टांस होता है। अच्छा जी, जो आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसके बारे में आपको सिंपली यूँ समझाता हूँ कि सबसे आसान लैंग्वेज में, सबसे आसान लफ्ज़ों में, कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, आपके सामने कोई स्टेटमेंट आई है, कोई टॉपिक आया है, आपने उसको देखा है और आपके माइंड में एक उसके बारे में एक आइडिया डेवलप होता है, ठीक है। वो जो आइडिया डेवलप होता है वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है।
जो चाहे लफ्ज यूज करें, मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बोलता हूँ इसको। यानी कि आपने एक लफ्ज पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा या कोई स्टेटमेंट पढ़ी और आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप हुआ उसके बारे में, वो जो एक आइडिया डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। लेकिन मसला ये होता है कि जो इनिशियली जो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनता है, जो बिल्कुल स्टार्ट में बनाते हैं, बहुत इमेच्योर होता है, बहुत रफ होता है। आपने उसको रिफाइन करना होता है, उसके ऊपर जो है उसको बेहतर करना होता है, उसके अंदर आपने जो है ट्विक्स करनी होती है, उसको चेंज करना होता है, उसको चीज़ें आपने उसके अंदर एडजस्ट करनी होती हैं। और ये चीज़ कैसे होती है? ये प्रैक्टिस से होती है। इनिशियली आप लोगों को फील होगा कि 1 या 2 दिन में आपको इशू होगा स्टेटमेंट में, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है 3-4 दिन के बाद आप लोग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बड़े आराम से बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना के बेस पे ये काम करते हैं। ठीक है? तो आपने अभी के लिए इतना समझना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो उस टॉपिक के बारे में आपका एक आइडिया होता है, जो आप पढ़ते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टीचर्स हैं सॉरी, जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो आपके सवाल का जवाब होता है। ये बात भी ठीक है कि जो आपसे सवाल किया गया है उसका जवाब आपने किस तरह दिया है, जवाब दिया है कि नहीं दिया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक ऐसा होता है कि इससे हमें कुछ और पूछा गया है और बच्चे लिखना कुछ और शुरू कर देते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर उसने पूछा है कि गुड गवर्नेंस इज द ओनली की टू सक्सेस, या गुड गवर्नेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड पाकिस्तान। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो बताएं गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होती है, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है। लाइक वो इस पे बहस ही नहीं कर रहे, इस पे आर्गूमेंट्स नहीं दे रहे। तो आपने जब सवाल का जवाब देना होता है वो रेलिवेंट होना चाहिए। तो आपसे जो स्टेटमेंट दी गई है, जो आपने ऐसे उठाया है, उसके ऊपर आपने जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाई है, क्या उसके अंदर उस सवाल का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज़ें आपने देखनी होती है। लेकिन इससे हम थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं, इसको मजीद जो है एक्सप्लोर करें, तो हमें नज़र आता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसको हम एस्से के ऊपर जो आपका मेन थीम होता है या जो आइडिया डेवलप होता है या स्टांस होता है, वो भी हम कह सकते हैं इसको। बेसिकली जो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसके अंदर 3 चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अंदर 3 चीज़ें हमेशा नज़र आएंगी। नंबर 1 कि आपका एस्से का स्कोप क्या है। ठीक है, जो आपने टॉपिक लिया है उसकी जो आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी है उसमें आपके एस्से का स्कोप नज़र आना चाहिए। नंबर 2, आपके एस्से की डायरेक्शन नज़र आनी चाहिए कि आपका एस्से किस साइड पे जा रहा है। और नंबर 3 लास्ट पे ये होता है कि आप उस एस्से को किस अप्रोच के साथ करना चाह रहे हैं, या आपने जो एस्से करना है उसमें अप्रोच क्या इस्तेमाल हो रही है। आपकी जो एक आइडियल स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है उसके अंदर हमेशा 3 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। नंबर 1 स्कोप ऑफ एस्से, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ योर एस्से, और नंबर 3 कि आपकी जो अप्रोच है वो एस्से को डील करने की, लिखने की, उसे चलाने की, वो क्या है, ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। ये आपने याद रखना, नंबर 1 चीज़ स्टेटमेंट के बारे में। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये है कि आप जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो जेनेरिक होगी, जनरल होगी, स्पेसिफिक नहीं होगी। लाइक आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं करना जिससे आप बाउंड हो जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक जो होती है ना, वो आपका एक बाउंड्री होती है। जब आप स्टेटमेंट बना लेते हैं तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। मैंने शुरू में बात कही थी कि लोग अपने ऐसे में इसलिए फेल होते हैं कि वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। अगर आपने कोई स्टेटमेंट बना दी है ऐसी और आप उससे बाहर निकल जाते हैं, उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। तो आपने जब स्टेटमेंट बनानी होती है तो वो जेनेरिक होती है। ठीक है, आप उसे स्पेसिफिक नहीं करते। आप जेनेरिक क्यों बनाते हैं? उसकी रीज़न ये है कि आप वो तमाम रेलिवेंट आइडियाज़, पॉइंट्स, जो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, वो लिख सकते हैं। अगर आप उसे स्पेसिफिक करते हैं या आप अपने स्टेटमेंट को नैरो कर देते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। आपके पास जो है वो आर्गुमेंट्स या आइडियाज़ कम हो जाते हैं। आपने 3 घंटे में 2500 वर्ड का ऐसे करना है, तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे या किसी 1 या 2 डायमेंशंस के ऊपर ऐसे करना। तो इसलिए हमेशा आपने याद रखना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो आपकी जनरल होगी। अभी के लिए आप ये सुनते जाएं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना बस। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो बनती कैसे है, कैसे बना सकते हैं और किस तरह से है। ठीक है, आपने जो चीज़ें नंबर 1 के आपका जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो आपका मेन आइडिया होगा, थीम ऑफ योर एसे आप कह सकते हैं। नंबर 2 उसके अंदर आपकी जो स्कोप है वो नज़र आना चाहिए, आपकी जो अप्रोच है वो नज़र आना चाहिए और आपका जो डायरेक्शन है वो नज़र आना चाहिए। नंबर 3 आपने याद रखना है कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो जेनेरिक होगी, स्पेसिफिक नहीं होगी। नंबर 4 आपने ये देखना है कि जो आपकी स्टेटमेंट है बहुत लंबी नहीं होगी,
मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर। बेसिकली जो लफ्ज है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, ठीक है, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स नहीं लिखा हुआ, ये एस नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो आइडियली और इसको अगर देखा जाए तो ये एक सेंटेंस बनना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आपको एग्जामिनर जो टीचर्स हैं वो इतना अलाउ करते हैं कि आप स्टेटमेंट के अंदर 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब आइडियल जो 2 सेंटेंसेस हैं वो 4-5 लाइंस के ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक 3-4-5 लाइंस की एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिखनी होती है, उस एस्से के बारे में जो आपका मेन आइडिया होता है। आपने उसके अंदर अपना एस्से का स्कोप भी लिखना होता है, ठीक है, अपने एस्से की डायरेक्शन है वो भी शो करनी होती है, और जो आपके एस्से की अप्रोच है वो भी है, और साथ आपने सवाल का जवाब भी देना होता है। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट भी आप लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखते हैं कि बनाएं कैसे इसको। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको जो है वो यहाँ पे एक प्रैक्टिस करवाता हूँ एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के ऊपर। आपके सामने एक टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये एक टॉपिक है बस, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर आप जिस तरह चाहें स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह चाहें आप लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1 कि आपने जो है अपना सवाल का जवाब देना है, उसके अंदर रेलिवेंट रहना है, जो आपका मेन आइडिया है वो उसका जवाब देना है। जेनेरिक रहना है आपने, शॉर्ट रहना है आपने, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अब इसके ऊपर मैं आपको 2 बना के दिखाऊंगा स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं कि वो उसमें से ठीक कौन सी गलत कौन सी है। ये एक मिनट, लिखने जा रहा है इधर। ये एक स्टेटमेंट है, एक और बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट ड्यू टू सेवरल रीजंस। दूसरी है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट ड्यू टू मिलिट्री इंटरवेंशंस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इनमें फ़र्क क्या है? शाबाश। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन 2 स्टेटमेंट्स में फ़र्क क्या है? ठीक है, जिसको हम एस्से के ज़बान में जो मैंने आपको समझाया था उस एंगल से आपने इसको देखना है कि इनमें क्या फ़र्क है, इनमें, इन 2 स्टेटमेंट्स के अंदर। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है महवेश, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखें जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो है जनरल, जेनेरिक है, ठीक है ना। यानी कि जब हमने ये कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हैज सीन अ डार्क पास्ट ड्यू टू सेवरल रीजंस, तो हमने सेवरल, वेरियस, न्यूमरस, ए नंबर ऑफ इस तरह के लफ्ज यूज करके हम क्या करते हैं कि वो तमाम जो रेलिवेंट रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, वो अपने हम स्टेटमेंट के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एक या दो लफ्ज मेंशन करते हैं, रीजंस को मेंशन करते हैं, तो आप स्पेसिफिक होते हैं। और आपने याद रखना है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक लफ्ज मेंशन कर रहे हैं तो आपका पूरा ऐसे उसी के ऊपर होगा। लाइक आपने इस स्टेटमेंट के अंदर दूसरी वाली में पूरे ऐसे में सिर्फ ये बात करनी है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हालात ख़राब इसलिए हैं कि उसके पीछे मिलिट्री इंटरवेंशन हैं। तो अब आप मुझे बताएं, कोई समझदार बंदा, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इसी एक पॉइंट के ऊपर एक 2500-2000 वर्ड का 3 घंटे में ऐसे करके आए, नहीं है पॉसिबल। तो आपने क्या करना होता है कि अपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को जेनेरिक रखना होता है। आपने उसको इस तरह से लिखना है, एक्सप्रेस करना है कि उसमें जितने उस पर्टिकुलर डोमेन में, डायमेंशन में जो रिलेवेंट आइडियाज हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी जो है स्पेसिफिक और जनरल का। अब एक और चीज हम देखते हैं कि मैंने इसके अंदर यही वाले स्टेटमेंट क्यों बनाई है। लाइक आप सोच सकते हैं यहाँ के मैंने ये बनाई है स्टेटमेंट, ये सिर्फ ये क्यों बनाई है, मैं किसी और तरह से बना सकता हूँ इसको। आप बिल्कुल बना सकते हैं,
आप अपनी इस तरह के टॉपिक्स पे जो ओपन एंडेड एसेज होते हैं उसमें आप अपने स्टेटमेंट किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपने सिर्फ वही बात करनी है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। कोई ऐसा क्लेम या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जिसके ऊपर आपके पास आइडियाज ही ना हो, लिखने के लिए कुछ ना हो। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाएंगे तो उसके अंदर आपने वो बात करनी है जिसके ऊपर आपके पास लिखने के लिए आइडियाज हों, जिसके ऊपर आप जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें आपके पास रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन डार्क पास्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अगर मैं बात करना, एग्जामिनर ने मुझे ऑप्शन दिया है कि आप इसके ऊपर एक ऐसे लिखें। अब मैंने स्टेटमेंट बड़ी सेफ बना दी है, मैंने वो रीजंस लिखनी है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसके बजाय मैं कोई ऐसी बात कह दूँ बड़ी मुश्किल सी, मतलब ओके किस्म की इंग्लिश यूज़ करूँ और उसके अंदर मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जिसके ऊपर मेरे पास कोई आर्गूमेंट्स ही ना हो, लिखने के लिए आइडियाज़ ही ना हो, तो मैं वहाँ फंस जाऊँगा। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जब भी आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक तो वो आपने जेनेरिक रखनी है। नंबर 2, आपने उसे शॉर्ट रखना है। नंबर 3, वो रेलिवेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, उसके ऊपर आप आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि स्टेटमेंट की जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती हैं। हम जब भी बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक तो वो 3 कैटेगरीज में आती है। नंबर 1 वो वन डायमेंशनल होती है, दूसरी जो है वो 2D में हो सकती है और तीसरी जो है वो 3D में हो सकती है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? जो वन डायमेंशनल है वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर आइडिया डिस्कस हो रहा होता है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा होता है। लाइक अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ये पहले वाली है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है? हमने लिखे हैं रीजंस, ठीक है ना, कि डेमोक्रेसी के फेल होने के रीजंस लिखे हैं। अगर मैं यूं करूं, बट इट्स फ्यूचर, ठीक है ना, अगर मैं इसको यूं करूं कि जो रीजंस हैं उसके बाद मैं एक और एस्पेक्ट है, एक और डायमेंशन है वो ऐड कर दूं, वो क्या है? वो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसका माजी तो जो है बड़ा डार्क रहा है, लेकिन उसका मुस्तकबिल बड़ा बेहतर नजर आता है मुझे। तो अब मैंने बेसिकली 2 बातें की हैं, एक तो माजी के बारे जो रीजन है बतानी है, और नंबर 2 मैंने ये कह दिया कि उसका जो फ्यूचर है ब्राइट है। तो दैट मीन्स कि 2 डिफरेंट चीज़ें, 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर शामिल कर दी हैं। जब आप अपने स्टेटमेंट को बनाते हैं, अगर उसके अंदर सिर्फ एक आइडिया डिस्कस हो रहा होता है, एक पर्सपेक्टिव या एक एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। अगर उसके अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं तो वो 2D बन जाएगी, और अगर उसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं तो वो 3D बन जाएगी। ठीक है ना, आप इसके अंदर मजीद ऐड करते जाएंगे पॉइंट्स या कोई ऐसा एस्पेक्ट, तो वो क्या बन जाएगी? 3D बन जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है कि स्टेटमेंट बनती कैसे। अभी 1D वाली याद रखनी है या 2D वाली, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हम इस पे इतनी प्रैक्टिस करते हैं सेशन के दौरान, क्लास के दौरान, निज़ाम के बेस पे, और आपको घर के लिए काम मिलता है तो उसके बाद आपको जो है वो आंखें बंद करके आपको जो है मसला कभी नहीं होगा कि स्टेटमेंट कैसे बनती है, कैसे बनाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम एक और टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग मेरे सामने बनाएंगे। चलें जी, ये मेरे पास टॉपिक है, ठीक है ना, एक मिनट, एक मिनट। ये टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे पास एक ओपन एंडेड एसए का टॉपिक है और इसके ऊपर हमने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी है। अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, वो जो फार्मूला मैंने बताया उन चीज़ों को रिकॉल करना है और उसके बेस पे आपने बनाना। नंबर 1 चीज़ कि वो बात कहनी है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आप क्या बात कर सकते हैं, अगर मैं सोचूं तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत से मसाइल है, मैं ये बात कहता हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल हो चुका है क्वालिटी एजुकेशन देने में। ठीक है, एक बंदा ये बात करता है, कोई और बंदा किसी और तरह से बात कर सकता है। तो आपने ये देखना है कि आप कौन सी बात करना चाहते हैं, आप किस बात जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर 2, आपने वो जो बात करनी है वो जेनेरिक होनी चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है, टोन है, वो ऐसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको शॉर्ट भी रखना है। तो अब मैं कहता हूँ कि देर आर देर आर ए number of issues that Pakistan's education system is facing। ठीक है ना, अब मैंने ये बात कह दी है,
कोई और बंदा है इसको किसी और तरह से बात कर सकता है, इसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट स्टेटमेंट बन सकती है और इसके ऊपर सैकड़ों बन सकती हैं और सारी ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने आप को देखना है कि आप उस पर क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि देयर आर ए नंबर ऑफ इश्यूज दैट पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड करूं, विच आर अफेक्टिंग द कंट्री इन एडवर्स मैनर्स। ठीक है ना, अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने जो पहले रीजंस हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के ख़राब होने के जो इश्यूज हैं वो तो बात कर दी है, अब उसके बाद मैंने ये उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी शामिल कर दिए हैं। दैट मीन्स कि मैंने एक टू डायमेंशनल या टू डिमेंशनल स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना दी है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है कि आपने 1D बनानी है या 2D बनानी है, उसके अंदर आप चीज़ें अगर आप ऐड करते जाएंगे तो उसके अंदर एस्पेक्ट्स आपके जो है वो ऐड होते जाएंगे, और ये चीज़ें अभी इतनी आपके लिए कंसर्न नहीं हो चाहिए, अभी ये चीज़ें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अभी के लिए आपने इतना सीखना है, समझना है कि एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनती कैसे है। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको टॉपिक दूंगा और आप लोग चैट के अंदर मुझे अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिख के सेंड करेंगे, सब लोग अपने अपने। जी शाबाश। किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये टीच स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन में क्या फर्क होता है? मेरे साथ ये इंटरनेट का इशू था तो मैंने लीव किया था, दोबारा पैकेज ले लिया। यार जो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है ना वो तो हम स्टार्ट में बनाते हैं जब भी कोई टॉपिक आते हैं ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हैं। जब वो बन जाती है तो उसके बाद हम आउटलाइन बनाते हैं, जब आउटलाइन बनती है तो उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन पे अभी हमने बिल्कुल बात नहीं की, वो हमारे तीसरी जो चौथी क्लास में आएगा, उसके ऊपर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर उसका पूरा लेक्चर बनता है 2 घंटे का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी के ठीक है लिए सर, ठीक। आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक का याद रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बेसिकली जब भी आप एक टॉपिक को लेते हैं और आप उसके ऊपर सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका एसे का स्कोप डिफाइन हो जाता है, आपकी एसे की डायरेक्शन क्लियर होती है और आपकी जो अप्रोच है वो भी नजर आती है, साथ में आप उस सवाल का जो जवाब है वो भी आप दे रहे होते हैं। तो आप जब स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप उसी स्टेटमेंट को फॉलो करके आउटलाइन बनाते हैं और उसी आउटलाइन के बेस पे इंट्रोडक्शन करते हैं, और उसी आउटलाइन के बेस पे आप अपना ऐसे कर रहे होते हैं और उसी के बेस पे आप अपना कंक्लूजन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में बड़ी लॉजिकल वे में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है जी, आई होप कि मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं आया तो दैट मीन्स कि सब कुछ क्लियर है। चलें, अभी मैं आपको टॉपिक दूंगा, आप करेंगे तो सब कुछ सामने आएगा। हम एक टॉपिक लेते हैं, क्लाइमेट चेंज, इट्स इफेक्ट्स। हाँ जी, ये है आपके पास एक टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना के दिखाएं। शाबाश। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने जो है वो सही नहीं बनाई स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जब वो डर रहा है या सोच रहा है कि वो गलती करेगा और टीचर डांट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने क्लास में करना है, ये नहीं सोचना है कि सही है या गलत है। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगा, अगर आप करेंगे और गलती करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए किसी बच्चे ने क्लास में पार्टिसिपेट करने से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हमेशा आप लोगों ने क्लास में पार्टिसिपेट करना है, जो आपसे सवाल पूछे जाएं, जो काम आपसे कहा जाए आपने करना है। यहाँ आप मेरे सामने करेंगे, गलतियाँ करेंगे तो ठीक होंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर गलतियाँ आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी, फिर आपको उसका अफसोस होगा। इसलिए आप लोगों ने सही या गलत का फैसला खुद नहीं करना, वो मेरे पे छोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको ठीक कराऊंगा। चलें जी, आप लोग अब इसके ऊपर एक सेंटेंस की, सिंगल सेंटेंस की स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाए। शाबाश, सब लोग अपनी चैट के अंदर आपने सेंड करनी है मुझे। जी शाबाश।